सोचो एक ऐसा शहर जो टेक्निकली एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था। एक ऐसी जगह जो एम्बिशन और एक जबरदस्त विजन से बनाई गई। ये कहानी है एक ऐसी जगह की जहां लिमिट्स को रुकावट नहीं बल्कि एक नया रास्ता, एक ब्लूप्रिंट समझा जाता है। चलिए देखते हैं ये सब आखिर हुआ कैसे। जरा स्क्रीन पर देखो। एक तरफ है 1830s का दुबई, मिट्टी और खजूर के पत्तों से बनी झोपड़ियां जहां लोग बस डेट्स और मछली पर गुजारा करते थे। और दूसरी तरफ है आज का दुबई, दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग, एक ग्लोबल फाइनेंशियल हब और तो और स्पेस से दिखने वाले आइलैंड्स। मतलब ये बदलाव इतना ज्यादा है कि यकीन करना मुश्किल है। सवाल तो एक ही है, ये हुआ कैसे? हाँ, एक रेगिस्तान एक ग्लोबल एम्पायर कैसे बन गया? इस पूरी कहानी के सेंटर में है एक फैमिली, द मखदूम्स। उन्होंने एक बंजर जमीन ली और उसे एक ऐसे ब्रांड में बदल दिया जिसे आज पूरी दुनिया जानती है। ओके, तो इस इनक्रेडिबल स्टोरी को समझने के लिए हम इन 6 चैप्टर्स से गुजरेंगे। हम शुरू करेंगे इसके बिल्कुल शुरुआती दिनों से, फिर देखेंगे इनके पहले बड़े गैम्बल को और सफर करते हुए आज की मॉडर्न रियलिटी तक पहुंचेंगे। यह है दुबई बनने की पूरी कहानी, स्टेप बाय स्टेप। 2 चैप्टर 1 डेजर्ट ओरिजिन्स। हमारी कहानी शुरू होती है 1800 के शुरुआत में लीवा ओएसिस के रेगिस्तान में, जहां बनी यास नाम का एक काफी पावरफुल ट्राइब रहता था। अब ये जो बानी यास ट्राइब्स था, ये एक बड़े परिवार जैसा था, लेकिन इस परिवार में 2 मेन ब्रांचेस थे। एक तरफ अल्बू फला जो अबू धाबी पर रूल करते थे और दूसरी तरफ उनके कजन्स अल्बू फलासा जो आगे चलकर दुबई के रूलर्स बने। जब तक शेख तानून जिंदा थे सब शांति से चल रहा था, लेकिन 1833 में उनकी मौत के बाद पावर के लिए एक ऐसी लड़ाई शुरू हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। पता है, दुबई की नींव एक बहुत ही शॉकिंग घटना पर रखी गई। 1833 में एक शादी का जश्न था। ये जश्न यूनिटी के लिए रखा गया था, लेकिन वहां अचानक तलवारें निकल आईं और वो एक मैसेकर में बदल गया। कई अल बू फलासा लीडर्स मारे गए। इस खून खराबे से बचने के लिए मखतूम बिन बुत्ती और उबैद बिन सईद अपने 800 लोगों को लेके नॉर्थ की तरफ भाग निकले। और अजीब बात देखो, ठीक 100 साल बाद 1939 में हिस्ट्री ने खुद को दोहराया एक और शादी में। कई हफ्तों तक रेगिस्तान में सफर करने के बाद उन्हें समंदर के किनारे एक छोटी सी क्रीक मिली। ये एक नेचुरल हार्बर था, एक सेफ जगह। यहाँ उन पर कोई रूल करने वाला नहीं था। यहाँ वो आजाद थे अपनी किस्मत खुद लिखने के लिए। और इस नई शुरुआत को उन्होंने नाम दिया दुबई। और इसके साथ हम आते हैं अपने चैप्टर 2 पर, द फर्स्ट गैम्बल। उस टाइम पर दुबई एक बहुत छोटा गरीब सा पोर्ट था। आसपास लिंगे और बहरेन जैसे बड़े पावरफुल ट्रेडिंग हब्स थे। तो कंपीट करने के लिए दुबई को कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचना था। इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठता है, एक छोटा गरीब पोर्ट इन बड़े जायंट्स के साथ कंपीट करेगा तो करेगा कैसे? 19वीं सेंचुरी के एंड में यही चैलेंज शेख मखतूम बिन हाशिर के सामने था। और उनका जवाब बड़ा सिंपल था लेकिन रेवोल्यूशनरी, 0%। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। 1894 में शेख मखतूम बिन हाशिर ने एक ऐलान किया जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा, दुबई अब एक फ्री पोर्ट है, यहाँ इंपोर्ट या एक्सपोर्ट पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। सोचो, उस जमाने में जब हर राजा टैक्स बढ़ा रहा था, टैक्स को बिल्कुल खत्म करने का आइडिया एकदम पागलपन लगता था। और इसका असर इंस्टेंटेनियस था। पर्शिया के लिंगे पोर्ट में मर्चेंट्स भारी टैक्स से परेशान थे। जब उन्होंने दुबई के 0 टैक्स पॉलिसी के बारे में सुना तो वो सब के सब दुबई आ गए और अपने साथ लाए पैसा, ट्रेड नेटवर्क्स और बिजनेस। देखते ही देखते दुबई की क्रीक कार्गो बोट से भर गई और शहर एक रीजनल ट्रेडिंग हब बन गया। और यहीं से दुबई के इकोनॉमिक डीएनए की शुरुआत हुई, ओपननेस और फ्री ट्रेड। ठीक है, अब चैप्टर 3 सर्वाइविंग द पर्ल कोलैप्स। दुबई ने अपना पहला बड़ा चैलेंज तो पार कर लिया था, लेकिन अब एक ऐसी प्रॉब्लम आने वाली थी जो शहर की इकोनॉमी को पूरी तरह से तबाह कर सकती थी। देखो, अर्ली 1900s में पर्लिंग यानी मोतियों का काम दुबई की इकोनॉमी की आत्मा थी। शहर अमीर हो रहा था, लेकिन फिर दूर जापान से एक इन्वेंशन आए, द कल्चर्ड पर्ल। बेसिकली ये मोती साइंस से बनाए जाते थे, दिखने में बिल्कुल असली पर कीमत बहुत कम। सडनली नेचुरल पर्ल्स की वैल्यू पूरी दुनिया में क्रैश हो गई। दुबई की सबसे बड़ी इंडस्ट्री लिटरली रातों रात खत्म हो गई। तो दुबई ने क्या किया? उसने हार नहीं मानी, उसने खुद को रीइन्वेंट किया। जब मोतियों का ट्रेड मर गया तो दुबई के मर्चेंट्स ने एक नए थोड़े रिस्कियर बिजनेस की तरफ रुख किया, गोल्ड। वो यूरोप से लीगली गोल्ड इंपोर्ट करते और फिर उसे सीक्रेटली इंडिया भेजते, जहां गोल्ड इंपोर्ट्स बैन थे। हाँ, ये एक ग्रे मार्केट ट्रेड था, लेकिन इसी ने दुबई की इकोनॉमी को जिंदा रखा और उसे एक नया नाम दिया, द सिटी ऑफ गोल्ड। और अब आते हैं चैप्टर 4 पर,
ऑयल, यूनियन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इस चैप्टर में हम मिलेंगे उस इंसान से जिसे मॉडर्न दुबई का आर्किटेक्ट माना जाता है, शेख राशिद। एक ऐसा लीडर जिसने एक ऐसी फ्यूचर के लिए बिल्ड किया जिसे पता था कि ऑयल हमेशा नहीं रहेगा। जब शेख राशिद ने पावर संभाली, उनके सामने दो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आई। पहली, दुबई क्रीक में इतनी मिट्टी जमा हो गई थी कि बड़े जहाज आ ही नहीं पा रहे थे। इसके लिए उन्होंने कुवैत से 400,000 पाउंड्स का लोन लेकर एक ह्यूज गैम्बल लिया और क्रीक को गहरा करवाया। और गेस व्हाट, इट वर्कड। दूसरी प्रॉब्लम, ब्रिटेन ने रीजन छोड़ने का ऐलान कर दिया। इससे दुबई जैसे छोटे स्टेट्स कमजोर पड़ जाते। तो शेख राशिद ने अबू धाबी के शेख जायद के साथ मिलकर एक फेडरेशन बनाया और इस तरह 1971 में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी यूएई का जन्म हुआ। और फिर 1966 में सालों की खोज के बाद दुबई को आखिरकार तेल मिल गया। ये एक बहुत बड़ी खबर थी, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। दुबई के ऑयल रिजर्व्स अपने पड़ोसियों के मुकाबले बहुत ही कम थे, तो ये कोई मैजिक सॉल्यूशन नहीं था। तो शेख राशिद ने उस तेल के पैसों का क्या किया? ये चार्ट देखो। उन्होंने 95% पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाया। इसे ऐसे समझो, उन्होंने लग्जरी कार्स खरीदने के बजाय बिजनेस के लिए एक डांस फ्लोर बनाया। उनका विजन था कि अगर वो ये प्लेटफॉर्म बना देंगे ना, तो पूरी दुनिया यहाँ आकर बिजनेस करना चाहेगी। और उन्होंने बिल्ड करना शुरू किया। पहले क्रीक को ड्रेज किया, फिर 1960 में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया, 1972 में पोर्ट राशिद और 1979 में जेबल अली पोर्ट, जो आज दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड हार्बर है। इन प्रोजेक्ट्स ने दुबई को सी और एयर कनेक्टिविटी का एक ग्लोबल पावर हाउस बना दिया। ओके, चैप्टर 5। अब हम देखेंगे कैसे इस फाउंडेशन पर एक ग्लोबल ब्रांड खड़ा किया गया। शेख राशिद ने जमीन तो तैयार कर दी थी, अब उनके बेटे शेख मोहम्मद का मिशन था दुबई को एक रीजनल हब से एक ग्लोबल आइकॉन बनाना। उनका पहला मास्टर स्ट्रोक था फ्री जोन मॉडल। 1985 में जबल अली फ्री जोन या जाब्जा बनाया गया। ये एक शहर के अंदर शहर जैसा था। सोचो, जहां फॉरेन कंपनीज को 100% ओनरशिप, जीरो टैक्स और सारा प्रॉफिट वापस ले जाने की आजादी थी। उस वक्त रीजन में ये बिल्कुल अनहर्ड ऑफ था और इसने मिडिल ईस्ट में बिजनेस करने के सारे रूल्स ही बदल दिए। शेख मोहम्मद की स्ट्रैटेजी सिंपल थी, बड़ा लोन लो, तेजी से बिल्ड करो और ऐसे आइकॉन्स बनाओ जिन्हें पूरी दुनिया पहचाने। बुर्ज अल अरब, एमिरेट्स एयरलाइन, पाम जुमेरा और आखिर में बुर्ज खलीफा। ये सारे प्रोजेक्ट्स एम्बिशन और डेट पर चल रहे थे और दुबई की स्काईलाइन और इमेज को हमेशा के लिए बदल रहे थे। और अब आखिरी चैप्टर, क्राइसिस, रिकवरी एंड फ्यूचर। दुबई आसमान छू रहा था, लेकिन हर बूम के बाद एक बस्ट आता है और दुबई का बस्ट उसके बूम की तरह ही एपिक होने वाला था। एक तरफ दुबई दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बना रहा था, जो उनकी एम्बिशन की हाइट को सिंबलाइज कर रही थी, और तभी उसकी टक्कर हुई दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल क्रैश से, द 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, और इसने दुबई को बहुत बुरी तरह से हिट किया। प्रॉपर्टी के दाम 50% से भी ज्यादा गिर गए, क्रेडिट मार्केट्स जैम हो गए और फिर स्टेट ओन कंपनी दुबई वर्ल्ड ने ऐलान किया कि वो अपना $26 बिलियन का कर्ज नहीं चुका सकती। दुबई का पूरा मॉडल कोलैप्स होने की कगार पर था। ठीक तभी उनके फेडरल पार्टनर, उनके भाई ने उन्हें बचाया। अबू धाबी ने दुबई को $10 बिलियन का बेल आउट पैकेज दिया। ये एक ऐसी लाइफलाइन थी जिसने शहर को फाइनेंशियल कोलैप्स से बचा लिया। और इस मदद के शुक्रिया के तौर पर जब दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग खुली, तो उसका नाम बुर्ज दुबई से बदलकर बुर्ज खलीफा रख दिया गया, अबू धाबी के रूलर शेख खलीफा के सम्मान में। ये एक आसमान छूता हुआ थैंक यू था जो स्काईलाइन में हमेशा के लिए लिख दिया गया। दुबई ने ना सिर्फ रिकवर किया, बल्कि एक ऐसी इकोनॉमी बनाई जहां तेल अब ऑलमोस्ट इररेलेवेंट है। आज ऑयल का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में 1% से भी कम है। इकोनॉमी चलती है ट्रेड पर, लॉजिस्टिक्स पर, फाइनेंस और टूरिज्म पर। द डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी काम कर गई थी। और ये सब उससे एक फिलॉसफी पर बेस्ड है जो शेख रशीद ने दी थी। तेल टेम्परेरी है, लेकिन ट्रेड हमेशा के लिए है। तो आखिर में दुबई का सीक्रेट ना किस्मत है और ना तेल, इसका सीक्रेट है लीडरशिप। एक ऐसी लीडरशिप जो मुश्किलों को रुकावट नहीं बल्कि आगे बढ़ने का नक्शा मानती है। उन्होंने हर चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी में बदला और रेगिस्तान के रेत पर एक ऐसी एम्पायर खड़ी कर दी जो आज पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें और प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।